अब देखो, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं ब्लैक बॉडी, फेरिस परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देख चुके हैं। व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी? इट एब्सॉर्ब 100% हीट रेडिएशन इंसिडेंट ऑन इट, यानी जितने आप हीट रेडिएशन उस पर इंसिडेंट करेंगे वो पूरे के पूरे क्या कर लेगा? एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जितने रेडिएशन डाले सब के सब एब्सॉर्ब हो जा रहे, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, इसीलिए वो बॉडी अपीयर होती ब्लैक। ये भी समझाया था। अभी तक हम एब्सॉर्प्शन का देख रहे थे, अब हम देखने वाले हैं इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। फिर से बता रहा, याद रखना, गुड एब्सॉर्बर जैसे ब्लैक बॉडी एब्सॉर्ब ज्यादा करेंगी, स्टोर करके नहीं रख सकती। जब तक आप रेडिएशन डालेंगे एब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है, एब्सॉर्प्शन हो रहा, और साथ साथ में क्या होगा? इमिशन भी। तो जितना ज्यादा एब्सॉर्ब करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा? इमिशन। गुड एब्सॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। तो अब हम इमिशन ऑफ हीट रेडिएशन देखेंगे। तो उसके पहले थ्योरी बता रहा, प्रिवोस्ट थ्योरी, वो ध्यान से सुनो। तो रेडिएशन वाला पोर्शन चल रहा हमारा, और अब हम उसमें देखने वाले हैं इमिशन के बारे में। अभी तक हम एब्जॉर्प्शन के बारे में देख रहे थे, अब हम इमिशन के बारे में देखेंगे। और याद रखना, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। अब हम देखने वाले हैं प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। 2 मार्क के लिए या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। प्रिवोस्ट साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने जो थ्योरी दिया था हीट एक्सचेंज की, वो देखेंगे। तो कुछ एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान दो, दिस इज अ कप ऑफ हॉट टी, ये है हॉट टी, या कॉफी भी कंसीडर कर सकते हैं। फ्यूम्स निकल रहे हैं, देखो वेपर्स निकल रहे हैं, गर्म होता है। तो ये है समझो 60 डिग्री सेल्सियस पे, और हमारा सराउंडिंग है एट 27 डिग्री सेल्सियस। सो द बॉडी इज एट हायर टेम्परेचर एंड द सराउंडिंग इज एट लोअर टेम्परेचर। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, इसमें है कोल्ड वाटर। समझो हमने कोल्ड वाटर निकाला है फ्रॉम द फ्रिज, ठीक है। तो सराउंडिंग का वही रखेंगे 27 डिग्री सेल्सियस। सेम सराउंडिंग में 2 एग्जांपल ले रहे हैं, दिस इज एग्जांपल 1, दिस इज एग्जांपल 2। सो नाउ फॉर दिस एग्जांपल द सराउंडिंग इज एट हायर टेम्परेचर एंड सपोज दिस इज फ्रिज में से निकाला है, तो नीचे जो फ्रिज रहता है उसमें 4 डिग्री सेल्सियस, रेफ्रिजरेटर में 0 और बिलो कर सकते हैं हम लोग। यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस है, तो ये फ्रिज में से निकाला हुआ अभी वाटर है, तो इट इज एट 4 डिग्री सेल्सियस, इट इज एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो देख लो एग्जांपल। देखो, इसके पहले हम लोग क्या बोल रहे थे कि हॉट बॉडी को अगर कोल्ड सराउंडिंग में रखा है तो ये इमिट करेगा एनर्जी, हीट फ्लो होगी फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। फिर ये एग्जांपल भी हम लोगों ने लिया था, हीट फ्लोज फ्रॉम द सराउंडिंग एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। कब तक? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। बट प्रिवोस्ट ने थोड़ा अलग दिया लॉजिक, और वो सही भी है। देखो सुनते क्या है वो, जब बॉडी को आप हीट करते हैं तो फिर से समझना, जैसे सॉलिड ले लो या लिक्विड ले लो, कोहेसिव फोर्स है स्ट्रॉन्ग, ये सॉलिड है, ठीक है। आप लोगों ने ये डायग्राम पहले भी देखी है, मैंने ही बताया है, और 8, 9, 10 में भी देखी होगी। ये लिक्विड है, और गैस के मॉलिक्यूल ऐसे बनाते हैं, दूर एकदम। कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, वीक इन लिक्विड एंड निग्लिजिबल इन गैसेस। ठीक है ना। किसी सॉलिड को अगर हम हीट करें तो उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो ही रहे हैं। याद रखना, मॉलिक्यूल्स हमेशा वाइब्रेट होते। कौन से टेम्परेचर पे वाइब्रेशन रुकते वो समझाएंगे, क्योंकि वो प्रिवोस्ट थ्योरी में आने वाला है। पर याद रखो, रूम टेम्परेचर या लोअर टेम्परेचर भी चले गए उससे, तो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे सॉलिड के अपनी जगह पर। अब जब आप हीट करेंगे तो उनके वाइब्रेशन और बढ़ जाएंगे, और ज्यादा हीट करेंगे वाइब्रेशन और बढ़ जाएंगे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो सॉलिड कन्वर्ट हो जाता लिक्विड में। लिक्विड को हीट करेंगे
एग्जांपल बता रहा, एक्सप्लेन कर रहा कि मॉलिक्यूल जो सॉलिड के वो भी वाइब्रेट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ये स्केल है सपोज, तो इसके भी मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं, बट हम ऐसे हाथ लगा के बोलेंगे आप फील कर रहे हैं, सुन के फील करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं, इतने स्मॉल है वो वाइब्रेशन कि हम फील नहीं कर पाएंगे, बट वाइब्रेशंस है। वही अपन यहां एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वाइब्रेशंस प्रेजेंट है। नाउ लिक्विड को हीट करो, मॉलिक्यूल और ज्यादा वाइब्रेट होंगे, उनको और ज्यादा एनर्जी मिल रही, वो और एक दूसरे से दूर जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स खत्म, तो काय में कन्वर्ट हो जाएंगे गैस में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन चालू रहेंगे कब तक, जब तक हम एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं पहुंचते। एब्सोल्यूट जीरो मतलब होता 0 केल्विन, या हम डिग्री सेल्सियस में लिखेंगे तो एग्जैक्ट लिखना है तो -273.16 डिग्री सेल्सियस, इतना याद रखने की जगह 273 याद हो, माइनस में, माइनस में, इसको ब्रैकेट में, तो ये माइनस है 0 केल्विन या -273.16, एग्जैक्ट लिखना है तो 0.16 डाल दो, 273 याद रखो पर 0.16 डिग्री सेल्सियस, 273 0 केल्विन बोलो या -273.16 डिग्री सेल्सियस। जब आप एब्सोल्यूट जीरो किसी सब्सटेंस को कूल करते जा रहे हैं, कूल करते जा रहे हैं, कूल कर रहे हैं, कहां तक, निगेटिव में जा रहे हैं। फ्रिज में 0 डिग्री सेल्सियस है, ये हम निगेटिव में गए -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन नहीं, फ्रिज में है 0 डिग्री सेल्सियस, ये हम बात कर रहे हैं एब्सोल्यूट जीरो। कहीं पे आया एब्सोल्यूट जीरो तो समझना 0 केल्विन यानी -273 डिग्री सेल्सियस, इतना नीचे जाएंगे तो हम एनर्जी मॉलिक्यूल की निकालते जा रहे हैं। अभी मैंने बताया हीट करेंगे तो मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन बढ़ते जाएंगे, रिवर्स प्रोसेस, हीट निकालते जाओ तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कम 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 और फाइनली जीरो। कहां जीरो होंगे, यहां पे जाके। इससे थोड़ा भी हायर टेम्परेचर है तो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन फिर से शुरू हो जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन स्टॉप होते 0 केल्विन पे या -273.16 डिग्री सेल्सियस पे, तो वाइब्रेशन तब बंद होंगे, मतलब तब तक इमिशन चालू रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं मतलब इमिट करेंगे एनर्जी को, ठीक है। तो अब यही एग्जांपल थोड़ा सा सुन लो, फिर लास्ट एग्जांपल में फिर से ये बता दूंगा, ध्यान दो। हम क्या बोल रहे थे कि ये हायर टेम्परेचर पे है, सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर पे है, तो अकॉर्डिंग टू अस ये एनर्जी को इमिट करेगा। बट प्रीवोस्ट ने बोला ठीक है ये हायर टेम्परेचर पे, सराउंडिंग लोअर टेम्परेचर पे है, तो वो इमिट कर रहा ज्यादा पर वो साथ में एब्सॉर्ब भी करेगा। तो ये है एनर्जी इमिटेड, दिस इज एनर्जी इमिटेड, एरो बड़ा दिखा है, ये एनर्जी एब्सॉर्ब। तो अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट कोई भी बॉडी सिर्फ एनर्जी इमिट नहीं करती, एब्सॉर्ब भी करेगी, बट टेम्परेचर याद रखो, वो लास्ट में बता दो वापस से, तो साइमल्टेनियसली दोनों चीजें चलेंगी, इमिशन भी और एब्सॉर्प्शन भी। तो अपन सिर्फ क्या बोल रहे थे कि ये हायर टेम्परेचर पे है, हीट फ्लोस फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। बट याद रखना इमिट के साथ थोड़ा बहुत वो सराउंडिंग से वापस एब्सॉर्ब भी कर रहा, तो इमिशन ज्यादा है, एरो देखो, और एब्सॉर्प्शन कम है, तो ये एक बार हटा देता। तो एनर्जी का क्या हो रहा, लॉस, इमिट ज्यादा हो रहा, एब्सॉर्ब कम हो रहा, तो इस बॉडी का एनर्जी का लॉस हो रहा, इसीलिए टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज, टेम्परेचर डिक्रीज, ऐसा लिख देते हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेस। कब तक, जब तक सराउंडिंग का और वो बॉडी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, यानी ये 27 डिग्री सेल्सियस है तो ये भी जब तक 27 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी। पहला ये। दूसरे एग्जांपल में समझो, अब ये हायर टेम्परेचर पे, तो हमने बोला था कि ये सराउंडिंग से एनर्जी क्या करेगा, एब्सॉर्ब, तो यहां लिख लेते हैं एब्सॉर्ब। बट अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट याद रखो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन 0 केल्विन यानी इतना निगेटिव तक जब किसी चीज को ठंडा करेंगे, एनर्जी निकाल लेंगे जब उसकी, तब जाके उसके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बंद होंगे। अदरवाइज 4 डिग्री सेल्सियस या इससे थोड़ा भी ज्यादा रहा टेम्परेचर तो मॉलिक्यूल वापस वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे, मतलब वो एनर्जी इमिट करना शुरू कर देंगे। तो इमिट करते रहेंगे, हर टेम्परेचर पे एनर्जी इमिट करेंगे, सिर्फ कौन से टेम्परेचर पे जाके इमिशन बंद होगा, एट 0 केल्विन, क्योंकि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बंद हो जाएगा। तो ये एब्सॉर्ब कर रहा ज्यादा पर ये साथ में इमिट भी करेगा क्योंकि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है।
तो ये है एनर्जी इमिटेड, ये है एनर्जी एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब ज्यादा है, इमिटेड कम है, तो यहाँ पे एनर्जी का होगा गेन। तो ये गेन करेगा एनर्जी, मतलब उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज। कब तक, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। तो फर्स्ट वाली केस भी यहां तक पहुंचेगी, सेकेंड वाली केस भी यहां तक पहुंचेगी। फिर क्या होगा देखो, फिर हम क्या बोल रहे थे कि अगर 27 डिग्री सेल्सियस और इसका भी 27 डिग्री सेल्सियस है, यानी दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो गया, तो अब एनर्जी इमिट नहीं होनी चाहिए। पर फिर से प्रिवोस ने बोला था कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इस लोअर टेम्परेचर पे जाके बंद होते हैं, और ये तो बहुत ज्यादा है इससे कंपैरिजन में। तो इमिशन चालू है क्योंकि मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, मतलब एनर्जी इमिट करेंगे। तो प्रिवोस ने ये बोला कि वो जितनी एनर्जी आप इमिट करेंगे उतनी एनर्जी एब्सॉर्ब भी करेंगे। तो यहां क्या हो रहा था देखो, इसका टेम्परेचर ज्यादा था तो इमिशन ज्यादा था, एब्सॉर्प्शन कम था। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी, यानी यहां पे हो रहा था लॉस बॉडी का, तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा था। यहाँ एब्सॉर्प्शन ज्यादा हो रहा था, इमिशन कम हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा था, टेम्परेचर का या हीट का गेन, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ये दोनों का फाइनल रिजल्ट ये बनेगा कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो गया, सेम। कॉफी ठंडी होके 20 डिग्री सेल्सियस पे आ गई, पानी गर्म होके 27 डिग्री सेल्सियस पे आ गई। अब दोनों का टेम्परेचर सेम है, सराउंडिंग और बॉडी का। तो हम क्या बोलते हैं कि अब हीट एक्सचेंज बंद नहीं। प्रिवोस ने बोला ऐसा नहीं होता, हीट एक्सचेंज यहाँ पे भी बंद नहीं होगा। सिर्फ फर्क इतना है कि जितनी एनर्जी इमिट हो रही उतनी एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही। तो यहाँ पे होगा नो लॉस नो गेन, एनर्जी का लॉस भी नहीं होगा और एनर्जी का गेन भी नहीं होगा। सो देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। अब इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, पर उन्होंने बोला कि ये इमिशन चालू रहेगा। कब तक चालू रहेगा, जब तक आप इतने डिग्री सेल्सियस पे नहीं जाएंगे। इतने डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो इमिशन बंद होगा, एब्जॉर्प्शन चालू रहेगा, फिर थोड़ी हीट देंगे, फिर वो बॉडी एब्जॉर्ब करेगी, फिर से वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो याद रखना, इमिशन ये टेम्परेचर पे जाके बंद होगा। क्यों बंद होगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन वहां बंद हो जाएंगे। तो इमिशन स्टॉप्स एट 0 केल्विन और -273.16 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर तक अगर आप बॉडी को ठंडा करें तो उसके वाइब्रेशन बंद हो जाएंगे, मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन बंद, मतलब इमिशन बंद। यही टेम्परेचर पे जाके इमिशन बंद होगा। फिर हम यहाँ क्या बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि भाई जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट एक्सचेंज बंद। तो प्रिवोस का बोलना यही था कि हीट एक्सचेंज बंद नहीं हुआ है, सिर्फ जितनी हीट इमिट हो रही थी उतनी हीट एब्सॉर्ब कर रहा, इसीलिए न लॉस हो रहा न गेन हो रहा, इसीलिए टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो उनका बोलना यह था कि अगर टेम्परेचर सेम भी है तो हीट एक्सचेंज बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन ये यहाँ पे जाके बंद होंगे। मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रही है टेम्परेचर पे, मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे हैं मतलब एनर्जी इमिट करेंगे। अब एनर्जी इमिट हो रही और हम बोल रहे हैं कि नो लॉस नो गेन, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, तो उतनी एनर्जी वापस क्या हो रही होगी। तो ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, इमिशन विल स्टॉप ओनली एट 0 केल्विन और -273.16 डिग्री सेल्सियस, और इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। उतना ठंडा किसी ऑब्जेक्ट को कर दे, माइनस है ध्यान रखना, -273 डिग्री सेल्सियस या बोलो 0 केल्विन, उतना अगर ठंडा किसी ऑब्जेक्ट को करेंगे तो ही इमिशन बंद होगा। अदरवाइज कोई भी टेम्परेचर रहो इमिशन प्रोसेस चालू रहेगा। अगर मैं ये समझो कोल्ड वाटर हटा देगा एग्जांपल, अगर मैं यहाँ कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं -20 डिग्री सेल्सियस, ये 27 है, बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, ये -20 है, ये एब्सॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, पर ये अभी भी इमिट करेगा। तुम बोलेंगे कि -20 डिग्री सेल्सियस पे, फिर से बोल रहा जब तक तुम यहां तक नहीं जाते तब तक इमिशन चालू रहेगा। तो उनका बोलना यही था, साइमल्टेनियसली इमिशन और साइमल्टेनियसली एब्सॉर्प्शन चालू रहेगा। इमिशन बंद होता कहां जाके, 0 केल्विन पे या -273.16 डिग्री सेल्सियस पे, अदरवाइज कंटिन्यूअसली इमिशन और एब्सॉर्प्शन चालू रहेगा। हाँ, कहीं पे इमिशन ज्यादा है, कहीं पे एब्सॉर्प्शन ज्यादा है, तो कहीं एनर्जी का लॉस होगा, कहीं एनर्जी का गेन होगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। एट दैट टाइम ऑल्सो इमिशन और एब्सॉर्प्शन चालू रहेगा, बट जितनी एनर्जी इमिट हो रही उतनी एनर्जी वापस एब्सॉर्ब होगी। दिस इज कॉल्ड प्रिवोस थ्योरी। और इसमें हम इमिशन के बारे में ही बोल रहे हैं कि कोई भी टेम्परेचर रहो इमिशन होने वाला है। तो साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इमिशन एब्सॉर्प्शन एक साथ में चलती रहेंगी।
हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कोल्ड बॉडी है तो ये खाली एब्जॉर्ब करेंगी, नहीं, ये इमिट भी करेंगी, क्योंकि हम इतना लोअर गए क्या, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बंद हुए क्या, नहीं, अभी 20 डिग्री सेल्सियस पे होगा यहाँ कोई लिक्विड या कोई भी होगा सॉलिड, तो उसके मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो रहे, मतलब वो एनर्जी इमिट करेगा। सिर्फ फर्क इतना है, एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा, इमिट कम, पर इमिशन होगा। जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा इमिशन और एब्जॉर्प्शन कम। कब तक चलेंगे ये प्रोसेस? क्लियर। यहाँ पे भी इमिशन बंद नहीं हुआ है ना, एब्जॉर्प्शन बंद हुआ है, क्योंकि 27 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचे, यहाँ पहुंचेंगे तब इमिशन बंद होगा, एब्जॉर्प्शन चालू रहेगा। पर किसी ने पूछा इमिशन कब बंद होगा किसी भी बॉडी का? एब्सोल्यूट जीरो यानी 0 केल्विन या फिर -273.16 डिग्री सेल्सियस पे जाके। समझ में आ रही? वही एक पॉइंट है जहां जाके मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बंद यानी इमिशन बंद, सिर्फ एब्जॉर्प्शन रहेगा। अब अगर थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा एब्जॉर्ब करके तो फिर इमिशन वापस से शुरू हो जाएगा। तो ये प्रोसेस देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कैसे याद रखो। तो हर जगह साइमल्टेनियसली इमिशन और एब्जॉर्प्शन चालू रहेगा। सिर्फ फर्क इतना है, कहीं इमिशन ज्यादा है तो एनर्जी का लॉस हो रहा बॉडी का, कहीं एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, इमिशन कम है तो एनर्जी गेन हो रही, और कहीं अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो जितनी एनर्जी इमिट हो रही उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब। इमिशन एक ही जगह जाके बंद होगा अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट एट एब्सोल्यूट जीरो, 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। अगर डिग्री सेल्सियस से कन्वर्शन आया, देखो जैसे टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो हम 27 प्लस 273 ऐड करो तो आंसर मिल जाएगा 300 केल्विन। ऐसे ये ऐसे कर सकते हैं। तो ये डिग्री सेल्सियस में, इसमें 273 ऐड कर दो, ये माइनस हम 273 ऐड करेंगे, क्या बचेगा? 0। तो ऐसे कन्वर्शन याद रखो, डिग्री सेल्सियस में है, केल्विन में करना है तो 273 ऐड करो, एग्जैक्ट है 273.16, पर जनरली हम 273 ही याद रखते हैं। तो याद रखो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 ऐड कर देना। सो दिस इज प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू हिम हर बॉडी इमिट करेगी, इमिशन हर टेम्परेचर पे होगा, कब तक? जब तक आप एब्सोल्यूट जीरो तक नहीं पहुंचते। एब्सोल्यूट जीरो मतलब -273 डिग्री सेल्सियस, वहां पे जाके इमिशन बंद होगा, बस इतना लोअर टेम्परेचर तक जाना पड़ेगा, ठीक है, तो वहां जाके बंद होगा। ये हमने एक और जगह देखा था सुपर कंडक्टर्स में, कि मटेरियल को कूल करते जाओ तो कंडक्टर्स विल बिकम सुपर कंडक्टर्स, वहां पे दिखाई। तो ये ध्यान रखना एक बार, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन बंद तो रेजिस्टेंस भी जीरो हो जाएगा, वो भी समझाया था सुपर कंडक्टर्स में, अभी रहने दो, पहले ये ध्यान रखो। सो दिस इज द प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। इमिशन के बारे में पढ़ा है कि इमिशन हर टेम्परेचर पे होगा, सिर्फ एक टेम्परेचर को छोड़ के 0 केल्विन या -273.16 डिग्री सेल्सियस। अगर बॉडी को आपने यहाँ तक कूल कर दिया तो इमिशन बंद हो जाएगा, अदरवाइज कोई भी टेम्परेचर पे इमिशन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली शुरू रहेंगे, साइमल्टेनियसली। कहीं पे एनर्जी का लॉस होगा, कहीं पे एनर्जी का गेन होगा, कहीं पे नो लॉस नो गेन। तो जहां एनर्जी का लॉस हो रहा, इमिशन ज्यादा, एब्जॉर्प्शन कम, टेम्परेचर क्या होगा इस बॉडी का? डिक्रीज। यहाँ एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, इमिशन कम है, तो हम ले ज्यादा रहे, दे कम रहे, तो हमारे पास क्या हो रहा है? गेन एनर्जी का, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज। तो यहाँ जितना ले रहे उतना ही वापस दे रहे, नो लॉस नो गेन, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो जितनी एनर्जी इमिट कर रहे उतनी एनर्जी एब्सॉर्ब भी कर रहे। दिस इज द प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज। अब इमिशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ये देख लो एक बार, नोट्स में से पढ़ लेना एक बार, देख लेना, थ्योरी में लिखा हुआ है, डायग्राम वगैरह जो बनाया वो बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने समझने के लिए बताया वो। नोट्स में 0 केल्विन लिखा है, अगर आप लिखना चाहे तो -273.16 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। 0 केल्विन मतलब -273, एग्जैक्ट लिखना है 2.16 डिग्री सेल्सियस लिखना, नहीं तो 273 -273 डिग्री सेल्सियस चल जाएगा। अब देखो, अब देखेंगे इमिसिव पावर, उसकी डेफिनेशन बाद में लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। इमिशन ही देख रहे, इमिसिव पावर, और इसको आप रेडिएंट पावर भी लिख सकते हैं, इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर, रेडिएशन निकल रहे, रेडिएंट पावर। अब देखो
ध्यान रखना, एनर्जी इमिटेड डिपेंड्स ऑन, देखना काय पे काय, फिर हम इमिसिव पावर की डेफिनेशन और फॉर्मूला बनाएंगे। इट इज डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल आर। एनर्जी इमिटेड डिपेंड्स ऑन, जो एनर्जी इमिट करेंगे बॉडी वो काय पे डिपेंड करता, वो देखते पहले। सबसे पहले डिपेंड करेगा समझो एरिया पे। इसका एग्जांपल समझ लो, घर में आप लोग देखो कप में आप चाय पी रहे, अभी जनरली यूज नहीं करते हम लोग ऐसा, पर कभी कभी साथ में प्लेट देते हैं ऐसे, कप एंड सॉसर बोलते हैं उसको, प्लेट बोलेंगे। देखो इसका एरिया कम है तो धीरे धीरे ठंडी होगी चाय। पर पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, साथ में वो प्लेट यूज करते थे, आजकल हम लोग नहीं यूज करते, जनरली कप से ही पी लेते, ठीक है। पर जनरली देखना, अगर ओल्ड एज वाले होंगे या गांव में अगर आप गए तो आपको प्लेट देखने को मिल जाएंगे, कप एंड सॉसर बोलते थे, तो ये मिल जाएंगे देखने के लिए। अब ये चाय इसमें डाल दूं तो एरिया बढ़ गया, तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा क्योंकि ये एनर्जी ज्यादा इमिट करेगा। एरिया बढ़ गया तो इमिशन भी बढ़ गया, तो एनर्जी इमिटेड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट एरिया। तो हम यहां लिख लेंगे एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। एरिया का लॉजिक आ गया। कभी हुआ होगा ऐसे कि आप लोग को खाई है और घर वाले बोल रहे होंगे यार दूध पी के जा, अपन बोलते गर्म है, तो वो लोग क्या करते, ग्लास में से लेके कोई प्लेट में डाल देंगे बड़ी, या कोई क्या बोलेंगे उसको, थोड़े से वाइट कंटेनर में डाल देंगे। समझो ग्लास में गर्म दूध है जो हमको पीना है, पर हम लेट हो रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, थोड़े से बड़े कंटेनर में उसको डाल देंगे और थोड़ा सा हिला के फिर हमारे ग्लास में वापस डाल देंगे। तो एरिया बढ़ा दिया, एरिया बढ़ गया तो एनर्जी इमिशन भी बढ़ गया। तो एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फर्स्ट थिंग। ये एग्जांपल बेस्ट है, ठीक है। कप में गरम लगता तो हम उसको सॉसर पे डाल देंगे, प्लेट पे डाल देंगे और फिर पिएंगे, तो एरिया बढ़ गया तो जल्दी ठंडा हो जाएगा। एरिया बढ़ गया जल्दी ठंडा हो रहा, मतलब एनर्जी इमिशन बढ़ गया। तो एनर्जी इमिटेड डिपेंड्स ऑन फर्स्ट एरिया, तो एरिया के साथ डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, एक हो गया एरिया। लॉजिक समझ में आया? आप लोग करके देखना है, या तो फिर दूध गर्म है एकदम, खाने की प्लेट भी लिया बड़ी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें डालो और एक दो बार खाली हिलाओ, एरिया बढ़ गया, आप उसको मूव कर रहे और एकदम से ग्लास में डालो, देखो टेम्परेचर पे कितना फर्क पड़ जाएगा फास्ट। जितना बड़ा प्लेट में डाल के आप वापस निकालेंगे उतना जल्दी वो ठंडा हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा एनर्जी इमिट होगी। ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड, इसको एरिया उतने रखेंगे, एरिया चेंज नहीं कर रहे अब। इस कप को गर्म चाय है और सेकेंड केस में भी वैसे ही चाय है, दो कप में हमने अलग अलग रखी है। इसको रखेंगे 2 मिनट्स और इसको टाइम देंगे हम 20 मिनट्स, ठीक है। क्या लगता कौन ज्यादा ठंडा हो गया? तो आप कम टाइम दिए उसको ठंडा होने के लिए, गर्म चाय किए हमने और दोनों कप में एक साथ में डाल दिए, इसको 2 मिनट बाद हम पीना शुरू कर देंगे, तो ये डेफिनेटली हमको गर्म लगेगी। अब हम इसको 20 मिनट्स तक छोड़ के फिर पीना शुरू करेंगे, डेफिनेटली ये ठंडी लगेगी। मतलब इसने एनर्जी ज्यादा इमिट किया है क्योंकि हमने उसको टाइम ज्यादा दिया है। तो एनर्जी इमिटेड का टाइम के साथ भी डायरेक्ट वेरिएशन, जितने ज्यादा टाइम तक आप उसको रखेंगे उतना ज्यादा वो एनर्जी इमिट करेंगे। तो ये याद रखो, काय पे डिपेंड करता, वो नोट डाउन करते जाना। एनर्जी इमिटेड, जो वो एनर्जी इमिट कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा टाइम पे। सिंपल है, जितनी ज्यादा देर तक उसको ओपन रखेंगे उतनी ज्यादा वो एनर्जी इमिट करता रहेगा, ठीक है। तो ये 2 मिनट, ये 20 मिनट, ये ज्यादा ठंडी हो गई चाय, ये ज्यादा ठंडी नहीं हुई है, ये गर्म है अभी भी, ये ज्यादा ठंडी हो गई। ठंडी हो गई मतलब टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर कम हो गया मतलब एनर्जी ज्यादा इमिट किया है उसने। तो एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एनर्जी इमिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। थर्ड थिंग, इट डिपेंड्स ऑन क्या, मटेरियल। देखो मटेरियल का भी समझो, समझो एक ये है ब्लैक बॉडी,
लिखेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी मतलब 100% हीट एब्जॉर्ब कर लेगा। ये है कोई ऑर्डिनरी बॉडी जो पॉलिश्ड है, इस पे हम डालेंगे 100 जूल एनर्जी गर्म करने के लिए इसको। इसने कितनी एब्जॉर्ब कर लिया? 100 जूल। ये पॉलिश्ड है, शाइनी है, इस पे डालेंगे 100 जूल एनर्जी, तो ये मैक्सिमम रिफ्लेक्ट कर देगा और एब्जॉर्ब कम करेगा। समझो इसने कम एब्जॉर्ब किया है, इसने ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, तो ये क्या पे डिपेंड कर रहा? एब्जॉर्प्शन मटेरियल पे। फिर से बता रहा, इसने 100 जूल एनर्जी एब्जॉर्ब किया है तो डेफिनेटली ये इमिट भी ज्यादा करेगा। इसने कम एनर्जी एब्जॉर्ब किया है तो ये इमिट भी कम करेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। तो अब देखो, ये Q, ये A और ये T, एक और चीज है वो बाद में देखेंगे। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो ये आ जाएगा R, इमिसिव पावर, A into T। So we can write R is equals to Q upon AT। यही फॉर्मूला है उसका। So R कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो इन सब पे वो काय पे भी डिपेंड नहीं करेगा, तो ये काय पे डिपेंड करेगा? R मटेरियल पे। तो ब्लैक बॉडी के लिए इमिसिव पावर ज्यादा है और इस कांस्टेंट को बोलते हैं इमिसिव पावर। ये यहाँ लिखा है R, उसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ये तो खाली फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा मटेरियल, Q upon AT, ये इसका फॉर्मूला बन गया, देख लेंगे। और एक और चीज पे डिपेंड करेगा, अभी फिलहाल वो नहीं लेंगे, इमिसिव पावर और काय पे डिपेंड करेगा वो भी देखेंगे। एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन फूड, एनर्जी इमिटेड आल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोग लास्ट में लेंगे। तो अभी हम जब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम बोलेंगे टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रख रहे हैं। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं तो एरिया टाइम मटेरियल, ये वाला फॉर्मूला लग जाए। टेम्परेचर का कैसे आएगा बताओ? ये फॉर्मूला देखना कैसे आया। अभी यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे और उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। और ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, या 1 मार्क के लिए 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। एनर्जी इमिटेड पर सेकंड डिपेंड्स ऑन, टाइप पे डिपेंड करेगा? एरिया, टाइम, टेम्परेचर एंड मटेरियल। टेम्परेचर का पता रहेगा। एक हमने गर्म किया है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक, और एक हमने वाटर गर्म किया है 20 डिग्री सेल्सियस तक से, ठीक है। एरिया दोनों का सेम, हम ओपन रखेंगे, वो टाइम भी सेम, मटेरियल भी सेम। एनर्जी इमिट कौन ज्यादा करेगा? डेफिनेटली जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो इमिट भी ज्यादा करेगा, तो टेम्परेचर का है। पर हम टेम्परेचर का बाद में देखेंगे। तो टेम्परेचर एक बार छोड़ रहे, पर याद रखना एनर्जी इमिटेड डिपेंड्स ऑन एरिया, टाइम, मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर इसलिए छोड़ रहे क्योंकि हम इसके स्टेटमेंट में बोलेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है? आप बोलेंगे सर ठीक है अभी आप टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं, पर टेम्परेचर पे डिपेंड कैसे करता है वो तो बताओ। तो वो हम लास्ट में लेने ही वाले। फिर से आएगा स्टीफन्स लॉ, उसमें इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता वो हम लेने वाले। तो अभी इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो है वो बता दिया। टेम्परेचर कांस्टेंट बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे कि सर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो वो लास्ट में स्टीफन्स लॉ में है, ठीक है, बोल्ट्जमैन स्टीफन्स लॉ वो भी आ जाएगा उसमें। तो देखो इमिसिव पावर का स्टेटमेंट बनाना, फॉर्मूला लिख लेते हैं। वो भी जो बताया वो याद रखना, लर्न करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लिख लेगा, क्या था फॉर्मूला? R इज इक्वल्स टू Q अपॉन A और ये टाइम T, ये एट गिवन टेम्परेचर, या ऐसे लिखो एट गिवन टेम्परेचर, या लिखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर सेम ले रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, पर अभी फिलहाल हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर इज डिफाइंड एज, Q मतलब क्या? एनर्जी इमिटेड, एनर्जी इमिटेड अपॉन में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट ए गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर से देखो ये फॉर्मूला कैसे है वो बता दिया। इमिसिव पावर यानी इमिट करने की पावर, इट इज डिफाइंड एज, क्या है डेफिनेशन देखो, इट इज डिफाइंड एज Q मतलब एनर्जी इमिटेड, पर मतलब अपॉन में पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट ले रहे हैं। देख लो एक बार, फिर यूनिट डायमेंशन बता था, पहले ये देख लो एक बार डेफिनेशन।
फिर से देखो, इमिसिव पावर और रेडिएंट पावर आर से डिनोट करेंगे। इट इज डिफाइंड एज Q मतलब एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यूनिट देखो, एनर्जी का यूनिट जूल, एरिया का मीटर स्क्वायर और टाइम का सेकेंड। जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, या जूल अपॉन सेकेंड को आप वैट भी लिख सकते हैं। पावर का यूनिट अपॉन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन निकालते हैं, एनर्जी की डायमेंशन पहले डायरेक्ट लिख रहे हैं पर स्टेप बता देते हैं। m1 l2 t माइनस अपॉन में एरिया के डायमेंशंस m0 l2 t रेज टू 0, ठीक है, और अपॉन में टाइम के डायमेंशन, तो यही कर देता t रेज टू 1, इस दोनों के डायमेंशन। देखो ये ऊपर जाएंगे माइनस कर, तो फाइनल डायमेंशन हो जाएंगे m रेज टू 1, ये ऊपर जाके 0, l रेज टू 0, ये ऊपर जाके माइनस t रेज टू माइनस 3। So these are the dimensions of emissive power. यूनिट देख लो और ये देखो, m1 l0 t minus 3। और याद रखना, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम डिपेंड्स ऑन एरिया, टाइम, मटेरियल एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर का रिलेशन हम लोग बाद में देखेंगे, पर किसी ने अभी यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट बोला है, पर किसी ने पूछा भाई टेम्परेचर पे कैसे, तो वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है, स्टीफन लॉ है, उसमें देखेंगे बाद में। ये जो लिखा है हमने, ये किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए लिखा है। अभी बताया ना, मटेरियल पे डिपेंड करेगा आर की वैल्यू डिपेंड करेगी मटेरियल पे। अगर हम लिखे परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, पर याद रखना परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ये डिपेंड कर रहा मटेरियल पे, याद रखना। तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ये लिखेंगे आरबी, एनर्जी भी ज्यादा इमिट होगी, क्यूबी एरिया सेम और टाइम सेम, तो ये हो गया परफेक्टली ब्लैक बॉडी। तो ये है किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, ऑर्डिनरी बॉडी मतलब दूसरी बॉडी, ये है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो 100% हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। तो जितने ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उतनी ज्यादा एनर्जी इमिट करेगा, मतलब इसका इमिसिव पावर ज्यादा है और किसी दूसरी बॉडी का इमिसिव पावर कम। हम चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज ग्रेटर देन इमिसिव पावर ऑफ एनी ऑर्डिनरी बॉडी, ओ फॉर ऑर्डिनरी बॉडी। तो ये लिख लेते हैं, ये छोटा सा भी है, ब्लैक बॉडी का डिनोट कर देंगे। ये हो गया, एक और डेफिनेशन है वो भी लेते हैं, ये देख लो पहले। तो ये हमारा इमिसिव पावर या रेडिएंट पावर हो गया। तो हम अभी इमिशन के बारे में देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो आर की वैल्यू पहले बताया मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ये कोई भी बॉडी के लिए है, तो इमिट एब्जॉर्ब कम करेंगी तो डेफिनेटली इमिट भी कम करेंगी। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब 100% करेंगी तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन है, तो इमिशन भी ज्यादा है। पहले ही बोला है, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स। अब देखो नेक्स्ट डेफिनेशन, तो ये रख रहे हैं, देखो ये है ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, कोई भी दूसरे बॉडी के लिए, ये है ब्लैक बॉडी के लिए। अब हम डिफाइन कर रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल। देखो अगर जैसे रिजल्ट भी आया तो हमको समझो 90% मिले, तो कंपैरिजन किसके साथ होता, जो फर्स्ट आया है, जो 100% लाया है या 99% लाया है, तो जो बेस्ट है उसके साथ ही कंपेयर करेंगे, भले हम 90 लाए हैं। तो इस बॉडी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो 100% एब्जॉर्ब कर रहा है और डेफिनेटली 100% इमिट कर रहा, यानी जो एब्जॉर्ब भी ज्यादा कर रहा और इमिट भी ज्यादा कर रहा, उसके साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये जो कंपैरिजन है उसको हम बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी।
It is defined as the ratio of emissive power of any body to emissive power of perfectly black body. अगर R की वैल्यू है समझो 0.2 सॉरी 0.2 समझो 20 जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड और इसकी वैल्यू है 100, डेफिनेटली बहुत ज्यादा रहेगी, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड, अभी बताए थे यूनिट। तो किसी ने पूछा ये जो बेस्ट है परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसके कंपैरिजन में कितना परसेंट हो रहा, तो हम ये लेंगे 20 डिवाइडेड बाय वो करेंगे 100, ये फॉर्मूले के हिसाब से इनटू 100 कर देंगे तो परसेंट मिल जाएगा 20%। तो ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में इसका इमिशन सिर्फ 20% है, यानी जितनी एनर्जी इमिट करेंगे इस पे उसमें से वो 20% एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि जितनी एब्जॉर्ब कर रहा है उतनी इमिट करेगा और उतनी वापस इमिट करेगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ये E मतलब होता है इक्वल टू A, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, उसमें भी परसेंटेज बता रहे थे। इसका आंसर आया 20%, मतलब इसमें जितने रेडिएशन डालेंगे उसमें से वो 20% एब्जॉर्ब करेगा, 20% एब्जॉर्ब करेगा तो इमिट भी 20% करेगा, ये याद रखो। E इज इक्वल टू A, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और ये कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो वो बाद में देखेंगे फिर से। अगर ये होता समझो 70 तो हम यहाँ लिखेंगे 70 वो 100, तो ये हो गया 70%। मींस इतना भी बुरा नहीं है, पहले वाले से ही गुड इमिटर है, ब्लैक बॉडी के कंपैरिजन में तो ठीक है, वो कम ही है 70% है। तो आप इस बॉडी पे जितने रेडिएशन डालेंगे उसमें से वो 70% एब्जॉर्ब कर लेगा, तो 70% ही वापस इमिट करेगा। इस पे जितने डालेंगे उतने वो पूरे एब्जॉर्ब कर लेगा तो 100% इमिट करेगा। ऐसा लॉजिक देखो समझ में आया। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी is defined as the ratio of emissive power of any body या any surface to emissive power of perfectly black body या black surface at a given temperature। तो E is equals to A रहता, वो आगे भी आएगा, प्रूफ भी है उसका, पर देखो लॉजिक समझ में आएगा। फिर से बता रहा, जितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतना ही इमिट करेंगे, 70% एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो यहाँ 70% क्या आ गया इमिशन। इस पे 100% डालेंगे, 100% एब्जॉर्ब करेगा, 100% इमिशन आएगा, वो भी बता देता है। अगर ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी के साथ कंपेयर करें E is equals to RB अपॉन RB तो आएगा आंसर 1, और A का भी आंसर कितना था परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए, याद करो 1, जितने रेडिएशन डालेंगे 100% एब्जॉर्ब, उतना ही 100% वो इमिट करेगा, जितना अच्छा एब्जॉर्बर उतना अच्छा इमिटर। तो E is equals to A, यहाँ पे भी प्रूव हो गया, ब्लैक बॉडी के लिए E is equals to 1, A is equals to 1, ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, E और A वैल्यू सेम, ठीक है। तो देखो अगर कहीं पे ऐसा रहा कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है 0.35, परसेंटेज में लिखेंगे 35%, मतलब 35% एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन कितना रहेगा 35%। तो A is equals to E, दोनों की वैल्यू सेम, तो ये ध्यान रखना। तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम वैल्यूज, बॉडी के नाम बदले हैं तो यूनिट तो सेम ही रहेंगे। तो E is a pure number, it has no unit, no dimension, ये लिख देना, no unit, no dimension। no unit, no dimension, ठीक है। तो E की वैल्यू बताएगा कितनी एनर्जी इमिट कर रहा है, उतनी A की वैल्यू नहीं, यानी कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है। कंपैरिजन कर रहे हैं परफेक्ट बॉडी के साथ, यानी 100% वाले के साथ, R अपॉन RB इजी, और E और A की वैल्यू सेम, और ये ब्लैक बॉडी के लिए याद रखना E की वैल्यू 1, A की वैल्यू भी 1। तो ये हमको प्रूफ करना है, ये वाला A is equals to E, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसका थ्योरम है किरचॉफ लॉ, वो देखते हैं अब इसके बाद। पहले ये देखो एक बार, आपको समझ में आया ना, कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन या इमिसिविटी कंपेयर कर रहे हैं इमिशन परफेक्ट वाले के साथ, R अपॉन RB, परफेक्टली ब्लैक बॉडी एनी बॉडी। तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन और इमिसिविटी इज defined as emissive power of any body या any surface to emissive power of perfectly black body या perfectly black surface at given temperature। अगर किसी बॉडी के लिए A की वैल्यू 0.7 है, मतलब 70% एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो 70% इमिट करेगा।
ए और ई की वैल्यू सेम, अब वो हम लोग प्रूफ करेंगे। तो उसमें प्रिवोस थ्योरी का भी काम आएगा, ए इज इक्वल टू ई प्रूफ करने के। तो उसको किरचॉफ लॉ बोलेंगे या हम बोलेंगे थ्योरेटिकल प्रूफ, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है, थ्योरेटिकल प्रूफ है। तो किरचॉफ लॉ देखते हैं, थ्योरेटिकल प्रूफ ये मिटा देना, ए इज इक्वल टू ई प्रूफ करना है। पहले इतना देखो फिर आगे चलते हैं। अब देखो, अब हम ले रहे हैं किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन, या फिर उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल प्रूफ। किरचॉफ लॉ इलेक्ट्रिक करंट में भी है, इसीलिए यहाँ पूरा लिखा है किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन। किरचॉफ साइंटिस्ट ने दो लॉज दिए तो वो भी आएगा। अब देखो ये डायग्राम नहीं है पर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग समझ लो उसको। सपोज एक कंप्लीटली इंसुलेटेड कंटेनर है, यानी सराउंडिंग यहाँ इसके साथ कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। इसमें दो बॉडीज हम लोग सस्पेंड करने वाले हैं। एक सस्पेंड करेंगे ऑर्डिनरी बॉडी, यानी कोई भी कलर की बॉडी, और एक सस्पेंड करेंगे परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक कलर की, ये कोई भी बॉडी होगी, ये A, ये B, ठीक है। तो A इज द एरिया ऑफ ईच बॉडी, सेम है। R इमिसिव पावर, ये सब लिखना है, ऑफ बॉडी A, RB इमिसिव पावर ऑफ perfectly black body B, body A. E is coefficient of emission for body A. A small a, ये भी हुआ है पहले स्टार्टिंग में। Coefficient of absorption for body A। ये हम लोग बॉडी बी के लिए ये दोनों चीजें नहीं लिखने वाले, क्यों नहीं? क्योंकि हमको पता है कि A की वैल्यू भी 1 है, E की भी वैल्यू 1 है, तो यहाँ डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा A इज इक्वल्स टू E, तो वो हम नहीं लिख रहे। ये दोनों इस बॉडी के लिए सेम बताएंगे, यानी अगर A की वैल्यू 0.6 है तो E की वैल्यू भी 0.6 होगी। लॉजिकल है वैसे तो कि 60% अगर एनर्जी एब्जॉर्ब किया तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब किया है उतनी वापस एनर्जी एब्जॉर्ब की भी इमिट हो जाएगी। अब देखो किरचॉफ लॉ का स्टेटमेंट वही है, यहां लिख लेते कि कोई भी बॉडी के लिए एट गिवन टेम्परेचर हमको प्रूफ करना है A इज इक्वल्स टू E, A इज इक्वल्स टू E प्रूफ करना है, जो भी मैंने बताया। ये हमारा स्टेटमेंट है, और उसके बाद ये डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, पर मैं समझा रहा इसलिए ड्रॉ किया है, और ये लिखना है। अब उसके बाद प्रूफ लेंगे, पर ये मिटा देंगे। स्टेटमेंट सुन लो वापस एक बार। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन एट ए गिवन टेम्परेचर, स्टार्टिंग में बोला था अभी हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, ये हमारे को प्रूफ करना है। मींस जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उतनी एनर्जी इमिट होगी। तो ऑर्डिनरी बॉडी ए के लिए वो प्रूफ करने वाले हैं। तो आप देखो, पहले ये मैं मिटा देता फिर आगे का समझाता। पहले स्टेटमेंट देखो फिर से एक बार। इस बॉडी के लिए हमको प्रूफ करना है, तो हमने एक कंटेनर लिया है जो इंसुलेटेड है, इसमें दो बॉडीज हमने सस्पेंड किया, बॉडी ए और बॉडी बी, और ये उसका सराउंडिंग है, बाहर वाले सराउंडिंग के साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो देखो दिस इज द स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन एट ए गिवन टेम्परेचर, ये लिखना क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ये हमको प्रूफ करना है, या एब्जॉर्प्टिविटी इज इक्वल्स टू इमिसिविटी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, ये प्रूफ करना है, मतलब जितना अच्छा एब्जॉर्बर उतना अच्छा इमिटर, ये प्रूफ करना है। ये सब लिखा है, ये देख लो, पहले इसको मिटाना है। ठीक है,
है, A इज इक्वल टू E प्रूफ करना है आपको। तो A का फॉर्मूला स्टार्टिंग में देख लेना, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन था QA अपॉन Q, एनर्जी एब्जॉर्ब अपॉन टोटल एनर्जी इंसिडेंट ऑन इट, और E का फॉर्मूला था R अपॉन RB। ये अभी हुआ है, ये दोनों फॉर्मूले देख लेते हैं। इतना देख लो और वो मीटर है ना, अब आगे चल रहे उसको। देखो ये मीटर है, ये लिखना है पर ध्यान रखना स्टेटमेंट में रहने देना। अब देखो A इज इक्वल टू E प्रूफ करना है। अब जब हमने इन दोनों को सस्पेंड किया, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर मान लो अलग था, इसका टेम्परेचर अलग था, सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग था, तीनों का टेम्परेचर अलग है, बट अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट थ्योरी, ठीक है, जैसे हमने हॉट टी कोल्ड वाटर का एग्जांपल लिया, पर इन दोनों का फाइनल आंसर क्या मिला था कि टेम्परेचर सेम, यानी जो टेम्परेचर इसका है सराउंडिंग का वही टेम्परेचर इसका हो गया। तो चाहे हाई टेम्परेचर हो चाहे लो टेम्परेचर हो, फाइनल रिजल्ट वही, सराउंडिंग के साथ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, मैच। ठीक है, तो अब देखो हमको नहीं पता तीनों का टेम्परेचर क्या था, तीन कौन, ए बॉडी, बी बॉडी और उनका ये सराउंडिंग, ये आजू बाजू में जो उसके वो सराउंडिंग, तीनों का टेम्परेचर मान लो अलग था, कोई इमिट ज्यादा कर रहा, कोई एब्जॉर्ब ज्यादा कर रहा, किसी का लॉस हो रहा, किसी का गेन हो रहा, पर अगर हम इसको थोड़ी देर वैसे ही छोड़ दें, जैसे हम चाय बनाए, चाय को थोड़ी देर वैसे ही छोड़ दो, ठीक है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग जितना ही हो जाएगा, गर्म था। अब अगर कोल्ड वाटर लेंगे, उसको थोड़ी देर वैसे ही छोड़ दो तो वो गर्म हो जाएगा और उसका भी टेम्परेचर सराउंडिंग जितना हो जाएगा। तो एक हॉट बॉडी थी, एक कोल्ड बॉडी थी, थोड़ी देर उनको वैसे ही छोड़ दो सराउंडिंग में, तो हॉट बॉडी, कोल्ड बॉडी और सराउंडिंग सबका टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम वैसे ही बोल रहे कि ये बॉडी और सराउंडिंग सबका टेम्परेचर अलग था मान लो, पर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो उसको तो सबका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। अकॉर्डिंग टू प्रीवियस थ्योरी अगर टेम्परेचर सेम है तो जितनी एनर्जी इमिट करेंगी वो बॉडी उतनी एनर्जी वापस क्या करेंगी, एब्जॉर्ब। लास्ट वाली केस अगर याद होगी, अभी बताया था प्रीवियस थ्योरी में, जितनी एनर्जी इमिट उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब। अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, देयर विल बी नो लॉस नो गेन। तो भले स्टार्टिंग में फर्स्ट बॉडी, सेकेंड बॉडी और सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग अलग था, बट आप उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब छोड़ दो, जो भी हीट एक्सचेंज होना है हो जाएगा, फिर इसका और सराउंडिंग तीनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। और जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो प्रीवियस थ्योरी के हिसाब से जितनी एनर्जी ये बॉडी इमिट करेगी उतनी ये एब्जॉर्ब करेगी। ऐसा लिख सकते हैं, जितनी एनर्जी से यहां से हटा देंगे, ये बॉडी यहां पे जितनी एनर्जी इमिट करेगा उतनी बॉडी ये वापस एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, अब भी बॉडी डेफिनेटली इमिट भी ज्यादा करेगा, एब्जॉर्ब भी ज्यादा करेगा, पर न लॉस हो रहा न गेन हो रहा, यहां पे भी न लॉस हो रहा न गेन हो रहा, वही अब लिखने वाले हैं। ध्यान दो, पहले लिखेंगे फॉर बॉडी ए, यानी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए, देखो फॉर बॉडी ए लिख रहे हैं। एनर्जी इमिटेड या लिखेंगे एनर्जी एब्जॉर्ब is equals to एनर्जी इमिटेड। तो एनर्जी एब्जॉर्ब यहां से निकाल लेते हैं, सो QA is equals to A कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू Q, तो यहां हो गया A इनटू Q। और इमिटेड यानी अच्छा वो लिखा है, इमिटेड यानी R कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, या दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया फॉर बॉडी ए, देख लो एक बार। तो अब जितनी ये इमिट कर रहा उतनी एब्जॉर्ब, जितनी इमिट कर रहा उतनी एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब कितनी हो रही, तो ये हमने Q इधर मल्टीप्लाई कर दिया, एनर्जी एब्जॉर्ब विल बी A इनटू Q, A इनटू Q, और एनर्जी इमिटेड मतलब R कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट बोला इमिसिव पावर। ये हो गया फॉर बॉडी ए। नाउ फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी बी के लिए लिखेंगे अब हम वही इक्वेशन, उसके लिए यहां लिख रहा
Now, energy absorbed is equals to energy emitted. तो ब्लैक बॉडी के लिए भी ऐसे ही लिखेंगे, सेम है, सिर्फ वहां ए की वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी ए की वैल्यू 1 है, क्योंकि जितनी एनर्जी इंसिडेंट करेंगे उतनी पूरी एब्सॉर्ब, तो यहां लिखेंगे खाली Q, ए की वैल्यू लिखना है तो 1 लिख लो, जैसे यहां लिखा इज इक्वल्स टू एनर्जी इमिटेड, तो यहां R लिखा है तो यहां लिखेंगे RB, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये इमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। यहाँ ए की वैल्यू जो भी होंगी, यहाँ पे भी आप चाहे तो ए लिख सकते हैं, पर हमको पता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए स्टार्टिंग में बताया था 100% एब्सॉर्ब, यानी ए की वैल्यू डालेंगे 1, तो यहाँ कुछ मत लिखो, लिख सकते हैं इसके जैसे यहाँ लिखना है, पर यहाँ चेंज क्या होगा, ब्लैक बॉडी के लिए ए लिखेंगे और उसकी वैल्यू डाल देंगे 1, ये एनर्जी क्यू रहेगी, ये आर, जितनी एनर्जी यहाँ इंसिडेंट हो रही सराउंडिंग से उतनी एनर्जी इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये याद रखो, ये से ए की वैल्यू 1 कर दिया, आर की जगह आर भी कर दिया, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। तो याद रखो फिर से, पहले इसका और सराउंडिंग तीनों का टेम्परेचर सेम था, अब हमने क्या किया, तीनों को थोड़ी देर छोड़ दिया बिना डिस्टर्ब किए कि रहो, तो हीट एक्सचेंज जो भी होना होगा वो होगा, फिर इस बॉडी का और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जैसे मैंने चाय का बताया, गर्म चाय लो, सराउंडिंग में रख दो, आधा घंटा 1 घंटा कुछ मत करो, पड़े रहने दो उसको, तो उसका टेम्परेचर सराउंडिंग जितना हो जाएगा। ठंडा पानी लो, उसको भी सराउंडिंग में रख दो, कुछ मत करो, उसका भी टेम्परेचर सराउंडिंग जितना हो जाएगा। तो तीनों का टेम्परेचर मान लो अलग अलग था, इसका और सराउंडिंग का, थोड़ी देर रख देंगे तो तीनों का टेम्परेचर सेम, और टेम्परेचर सेम होने के बाद बॉडी जितनी एनर्जी इमिट करेगी उतनी एब्सॉर्ब, यहाँ पे जितनी एनर्जी इमिट हो रही उतनी एब्सॉर्ब, अब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। डायग्राम हटा रहा, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है बेटा, टेक्स्ट बुक में भी नहीं है, नोट्स में भी नहीं है, ये भी मिटा रहता है, याद रखना, ये इसका काम हो गया, इसका काम बाकी है। तो एक स्टेप बची है, थ्योरेटिकल प्रूफ 3 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, आया तो ये 3 मार्क के लिए आएगा, स्टेटमेंट और फिर डायग्राम तो है ही, उसका प्रूफ, थ्योरेटिकल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, रिचीज एक्सपेरिमेंट पुराने सिलेबस में, पर अब हमको नहीं है ना, ये तो स्टेटमेंट था। अब देखो आगे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, 1 है a into q अपॉन q, इट इज इक्वल्स टू ये r, ये अपॉन rb, ये q और ये q कैंसल, इधर बचा a, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, यानी कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, तो ये प्रूफ हो गया a is equals to e। So for a given temperature for any body, coefficient of absorption is equals to coefficient of emission, means good absorbers are good emitters। देख लो सिंपल है, ये सिर्फ समझ में आ गया, ये कैसे लिखा है, एनर्जी एब्सॉर्ब फिर से बता देता कैसे लिखा था, Q A अपॉन Q, यानी एनर्जी एब्सॉर्ब अपॉन टोटल एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल्स टू स्मॉल a, सो एनर्जी एब्सॉर्ब विल बी A into Q, A into Q, this is energy emitted। अब यहाँ पे भी वैसे लिखना था, यहाँ पे भी A लिखना चाहिए था, पर ब्लैक बॉडी के लिए A की वैल्यू 1, या आप चाहे तो एक स्टेप डाल सकते हैं, यहाँ लिख लो AB, जैसे यहाँ ब्लैक बॉडी के लिए, बट AB की वैल्यू 1, तो इसको हटा दिया, और यहाँ R की जगह लिखे RB, दोनों का रेशियो ले लो, काम करना। थ्योरेटिकल प्रूफ है, बहुत इजी है, देख लो इस बार। तो डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है बेटा, डायग्राम ड्रॉ नहीं करना है, एक बार ये देखो, डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बताया मैं, हाँ आप समझने के लिए वहां ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, एग्जाम में ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखना है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन, अगर एब्जॉर्ब करने की पावर कम है, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू कम है, तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन भी कम, एब्जॉर्प्शन कम इमिशन कम, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की वैल्यू ज्यादा है तो कोएफिशिएंट ऑफ इमिशन की भी वैल्यू ज्यादा रहेगी, यानी गुड एब्जॉर्बर गुड इमिटर, बैड एब्जॉर्बर बैड इमिटर। और ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी E is equals to A, वो तो इक्वल ही है, और दोनों की वैल्यू फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी E is equals to A is equals to 1। ठीक है, अब ये जो R है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, भी शायद
नेक्स्ट वीडियो हमारा लास्ट वीडियो हो जाए, सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम टेक्स्ट बुक के लिए न्यूमेरिकल्स ले लेंगे, इसके भी हाथ और देखिए उसको, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हाँ ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन आया थ्योरेटिकल प्रूफ तो इट विल बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स। और ये भी आ सकता है 1 मार्क के लिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई और ए। तो ई और ए किसी भी वैल्यू पूछे परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए तो 1, ये 1 मार्क के लिए या फिर इन द ब्लैंक के लिए आ सकता है। पूरा आया किरचॉफ लॉ ऑफ रेडिएशन तो 3 मार्क के लिए, या उसको थ्योरेटिकल प्रूफ भी बोलते हैं, ध्यान रखना। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।